तो दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ यानी कि कोई भी परीक्षा हो उसमें करंट अफेयर एक कॉमन टॉपिक है और इसीलिए आपकी जो करंट अफेयर क्लास है ये अलग से भी चल रही है। हालांकि जो मैं मॉडल पेपर आपको दे रहा हूँ उसमें भी करंट के जो पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, जिस पैटर्न पर आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वैसे प्रश्न मैं आपके करवा भी रहा हूँ, लेकिन इनकी अलग से क्लास भी हो रही है। तो कितना करंट हमें पढ़ना पड़ेगा? देखो दोस्तों, यहाँ पर जो भी परीक्षाएं हैं, टीजीटी, पीजीटी हो, सुपर टेट हो, पीसीएस हो, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ इत्यादि इत्यादि, और साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भी, एचईओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें से दो परीक्षाओं के लिए यानी कि एचईओ और पीसीएस की डेट तो आ चुकी है, लेकिन बाकी परीक्षाओं की डेट अभी आई नहीं है और ये दोनों परीक्षाएं भी साल के अंत में होनी है। सो हम शुरू करेंगे जनवरी से, यानी कि हम करंट शुरू करेंगे जनवरी 2026 से लेकर और फिर क्रमशः आपकी परीक्षा तक, यानी कि पूरा का पूरा ये साल हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्रयास ये शुरू किया है कि करंट अफेयर आपको नया ना लगे, इसके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि ये अगस्त माह का तीसरा वीडियो होगा और इसके पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। और अगर आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, मेरी बात मानिए आप लोग, अगर आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो एक भी लेक्चर छोड़िए मत। आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये एक वीडियो मैं मिस कर दूंगा तो इससे मेरा नुकसान नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें भी अगर आप लोग अपने मन से और सिलेक्ट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो बाद में मुझे मत कहिएगा, ठीक है। तो ये तीसरी क्लास होनी है अगस्त के महीने की, और कुल मिला के 4-5 पार्ट में मैं अगस्त पहले कंप्लीट कराता हूँ, उसके बाद पूरे महीने की जिस्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और हर लेक्चर की जो पीडीएफ होती है ये पेड ग्रुप में जाती है, और अगर आप अभी तक पेड ग्रुप में नहीं हैं दोस्तों तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है या फिर ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हेल्प लिख के भेजेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, देखो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? क्या इनका नाम आप लोगों ने सुना है? और क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि इनको भारत रत्न मिला है या नहीं मिला है? फटाफट आप लोग ना एक बार यस या नो लिख दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग कितना जान पा रहे हैं, ठीक है। तो अक्सर जो है स्टैटिक जीके का एक प्रश्न आता है इस प्रकार से कि भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो पंचवर्षीय योजनाएं ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं और दोबारा से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो प्लीज़ इसके लिए गूगल करिएगा, लेकिन आंसर दीजिएगा, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं ये हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के लिए। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इनके बारे में जान लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड 2026। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये एक महान भारतीय कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड एक जेनेटिक्स भी थे, यानी कि आनुवंशिकीविद भी थे, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक, और इनके नेतृत्व में देश में गेहूं और चावल की खूब उपज हुई थी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हुआ क्या था कि इनका जो जन्म हुआ था ये 7 अगस्त 1925 को हुआ था। मृत्यु तो अभी हाल ही में हुई है 2023 में। और एक बात बताएं आपको, इनका जो मुख्य योगदान रहा था वो था गेहूं और चावल के लिए, और इन्होंने गेहूं और चावल की ऐसी उन्नत किस्में विकसित की थी जिससे देश को अकाल जैसी स्थिति से बचाया जा सका था। और इन्होंने हेल्प ली थी किसकी? वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इनको देखो ना, विश्व खाद्य एक होता है विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में इनको मिला था। 1987 में मिला था विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको कोई और नहीं बताएगा। दूसरी बात, पद्म पुरस्कार भी इन्हें मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों। तो तीनों के तीनों पद्म इनको मिल चुके हैं। भारत रत्न इनको मिला है या नहीं मिला है? जी हाँ, मिला है। कब मिला था? 2024 में। 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
पर्यावरण सुरक्षा के लिए भारत में जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया जाता है, तो 2026 का अवार्ड ये दिया गया है पी पेचियम्मल और गोविंदमाल को। ठीक है, पी पेचियम्मल और पी गोविंदमाल। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड था 2026 का, इसका आयोजन चेन्नई में किया गया और पी पेचियम्मल इन्होंने मरीन कंजर्वेशन और ओशियन प्लास्टिक क्लीनअप के लिए, मरीन समझ रहे हैं ना, जैसे कि समुद्र का जो किनारा होता है तो वहाँ पर बहुत अधिक गंदगी होती है, बहुत अधिक प्रदूषण होता है, जलीय जंतुओं के लिए बहुत खतरनाक होता है, तो उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, और समुद्र में जो प्लास्टिक बहती है या फेंकी जाती है उसको क्लीनअप करने के लिए पी पेचियम्मल का जो प्रयास है, जिसके लिए इनको डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड प्रदान किया गया है। और गोविंदम्माल को तो इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। तो दोनों के दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। वैसे भी आपकी परीक्षा में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, सो आपको अच्छे से इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के वायुसेना के उप प्रमुख। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर उप प्रमुख के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स के वायुसेना, बात वही होगी, वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल तेजपाल सिंह। ठीक है, तेजपाल सिंह, और उन्होंने स्थान लिया है एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का। फिलहाल याद रखिए कि वर्तमान में हमारा जो एयर चीफ हैं, देखो ये एयर वाइस चीफ बने हैं तेजपाल सिंह, और एयर चीफ हैं अमरप्रीत सिंह। नेवल चीफ कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन। और आर्मी चीफ कौन है? धीरज सेठ। ठीक है, और वर्तमान में हमारे जो तीसरे CDS हैं तो ये कौन है? MS राजा सुब्रमण्यम। तो ये सारे नाम पता होने चाहिए ना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर बन गई हैं भावना कंठ। दोस्तों ये नाम अगर आप करंट अफेयर विगत 2-3 सालों से पढ़ रहे हैं तो आपको ये नाम पता होगा। और 2016 में इंडियन एयरफोर्स की पहली 3 महिला फाइटर्स में भावना कंठ का नाम भी शामिल था। ये मूलतः बिहार से हैं, और ये जो 3 महिला फाइटर चुनी गई थी 2016 में इंडियन एयरफोर्स में, तो एक तो भावना कंठ है, दूसरी अवनी चतुर्वेदी, और तीसरी कौन थी? मोहना सिंह थी। ठीक है, तो ध्यान देना कि फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, और ये जो है पहली महिला फाइटर भी हैं भावना कंठ। तो इन्होंने इस कोर्स को पूरा किया। ये काफ़ी कठिन कोर्स माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, रेड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026 के अनुसार किस कंपनी को भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है? तो अगर कोई कहता है कि मैं गूगल में काम करता हूं तो लोग कहते हैं अच्छा गूगल में, ऐसे लगता है जैसे लगता है ना, अगर लोग कहते हैं कि सिलेक्शन PCS में हो गया है, अच्छा PCS में, वैसे ही होता है। तो सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड जो है वो गूगल माना जाता है भारत में, रेड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च के अनुसार। अब ये जो रेड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च है ये कहाँ की संस्था है? तो दोस्तों याद रखना, ये नीदरलैंड की कंपनी है, और इस सूची में दूसरे स्थान पर टाटा ग्रुप है, तीसरे स्थान पर अमेजन है। मतलब होता है ना, गूगल में है, अच्छा टाटा में है, अच्छा अमेजन में है। ठीक है, खैर, और ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड ब्लिट्ज 2026 का खिताब जीत लिया है R प्रज्ञानानंद ने। ठीक है, तो ये नाम काफ़ी चर्चा में रहा है विगत कई वर्षों से। इन्होंने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड ब्लिट्ज 2026 का खिताब जीता है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको याद न हो रही हों, लेकिन याद हो जाएंगी। कब? जब ये PDF आप 1-2 बार पढ़ेंगे, और जब मैं आप लोगों से इस PDF के थ्रू प्रश्न बनाकर टेस्ट लूँगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और पेड ग्रुप इसी में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो ये जो ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड ब्लिट्ज 2026 का खिताब जीता गया, तो इसका आयोजन 2 से 6 अगस्त कहाँ पर हुआ? सेंट लुइस नाम इसमें है ना, सेंट लुइस अमेरिका में। तो सेंट लुइस ये स्थान का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आयोजन हुआ, तो यहाँ पर R प्रज्ञानानंद ने किसको हराया था? उन्होंने एक राउंड शेष रहते ही उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो बहुत ही शानदार जीत थी इनकी। नेक्स्ट है दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन। दोस्तों बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन जब भी होता है, अक्सर पता नहीं क्यों एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है,
मैं देखता हूँ अल्टरनेट एग्जाम में, अगर इस परीक्षा में नहीं है तो अगली में आ जाएगा। सो इसे ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026, इसका आयोजन, अब राष्ट्रीय है तो इसका आयोजन नेपाल में तो हम करेंगे नहीं और रूस में तो जाके करेंगे नहीं। राष्ट्रीय है तो राष्ट्र में ही करेंगे। राष्ट्र में कहाँ पर करेंगे, तो दिल्ली में कर लेंगे, सबसे नज़दीक यही है, ठीक है। हालांकि दिल्ली में कोई बंदरगाह नहीं है, लेकिन हम सम्मेलन वहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं जो देश को चलाते हैं। और ध्यान देना, दूसरा राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन ये कब हुआ, तो 6 अगस्त 2026 को, ठीक है। और इसका आयोजन दिल्ली के हयात रेजेंसी, बहुत शानदार होटल है, उसी में किया गया था। अध्यक्षता और मुख्य संबोधन केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। ओके, अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बाहर, इसको ना ISS भी कहते हैं, ISS। तो आप लोगों ने ना एक मूवी देखी होगी, नहीं देखी है मौका मिलेगा तो देख लीजिएगा, ग्रेविटी करके एक मूवी है और बहुत ही शानदार मूवी है। मतलब उसमें क्या होता है ना, लोग स्पेस में रहते हैं तो स्पेस में जो एक्टिविटी होती है किस प्रकार से होती है, लोग, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है तो अंतरिक्ष में ही लोग ना तैरते रहते हैं, तो और अगर उनको कोई सहारा ना मिले तो पता नहीं कहाँ चले जाएं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बाहर अपना पहला स्पेस वॉक पूरा करने वाले भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री, नासा अमेरिका का जैसा आप जानते हैं ये स्पेस सेंटर है, तो ये भारतीय मूल के हैं अनिल मेनन, जिन्होंने स्पेस वॉक किया है ISS के बाहर, और ये 6 घंटे 27 मिनट तक बाहर रहे थे। अब ध्यान देना यहाँ पर कि बाहर आने का मतलब ये नहीं कि जूता पहन के घूम रहे थे, यहाँ पर अपने आप को तो पहले ये स्पेस स्टेशन से बांध के रखते हैं ताकि अनंत अंतरिक्ष में प्रवाहित न हो जाए, और फिर ये वहाँ पर तैरते हुए अपने स्पेस सूट में, वहाँ पर कोई तकनीकी दिक्कत रहती है तो उसको पूरा करते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना 2.0 किस राज्य सरकार की योजना है, तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये निजुत मोइना, ये कोई हिंदी का शब्द नहीं, तो कोई भी हिंदी भाषी राज्य तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये योजना है असम की, ठीक है। और इस योजना में हम क्या करेंगे, तो देखो ये जो योजना है ना निजुत मोइना, इसमें छात्राओं की पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए 11वीं की छात्राओं को 1000 रुपये हर महीने, और जो स्नातक कर रही हैं उनको 1250 रुपये हर महीने, और जो PG कर रही हैं उनको 25 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। तो बढ़िया योजना है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो वहाँ की फीमेल्स हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो अपने परिवार पर बिना बोझ बने बिल्कुल आत्मनिर्भर रूप से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियों का ध्यान रखा गया है, लड़कों का भी रखा गया है, और इसके लिए मुख्यमंत्री बाबू आसोनी योजना 2026 चलाई गई है, कहाँ पर, असम में, ठीक है। और ये भी जो योजना है इसमें UG कर रहे बच्चों को, जो लड़के होंगे उनको 1000 रुपये हर महीने में, और PG वालों को 2000 रुपये प्रति महीने में मिलेंगे। लड़कियों से कम है, लेकिन लड़के हैं तो थोड़ा सा अर्निंग भी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। नीति आयोग प्रतिवर्ष एक स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी करता है। तो स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी करता है कौन, नीति आयोग, और इस बार 2026 में पंजाब इसमें पहले स्थान पर है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, एक नहीं 3 सवाल करूंगा। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, ये आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है। बताइएगा जरूर, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष तो PM होते हैं, उपाध्यक्ष कौन है ये बताना है आपको। और तीसरी बात कौन सी है, इसके वर्तमान में CEO कौन है, ठीक है। तो अगला जो वीडियो आएगा आपका, तो उसमें मैं शुरुआत यहीं से करूंगा, लेकिन फिलहाल तो आप आंसर दीजिए इसका। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 9 अगस्त को। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लो। और इसकी थीम रही ऑनरिंग इंडिजीनियस मिडवाइव्स, सेफ गार्डिंग लाइव एंड वेलबींग। ओके, बस इतना पढ़ लो। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि CCRAS ने अगस्त 2026 में CCRAS परंपरा नाम की एक नई पहल शुरू की है। CCRAS परंपरा, ये एक नया इनिशिएटिव है। और CCRAS का मतलब हो गया केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसका सीधा मतलब है कि भारत में पीढ़ियों से चले आ रहे देसी इलाज और पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान को ढूंढना, रिकॉर्ड करना और वैज्ञानिक तरीके से जांचना, ठीक है।
आपको पता ही होगा कि भारत में लगभग हर इंसान डॉक्टर है। आप एक बार बताइए तो सही लोगों को कि हमें ये बीमारी है, इलाज तो आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पर सभी लोग इलाज जानते हैं, बस अपना इलाज नहीं कर पाते हैं, बाकी सबका इलाज ये लोग कर देते हैं। नेक्स्ट है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं ने किस पौधे से प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन मायोग्लोबिन विकसित किया है? देखो दोस्तों, क्या होता है, मांस लोग क्यों खाते हैं? क्योंकि कहा जाता है, अच्छा स्वाद के बारे में आप जानते हैं? स्वाद कौन कौन सा होता है? देखो अभी सामान्य रूप से आप बोलोगे कि स्वीट होता है, मीठा होता है, एक खट्टा होता है, ठीक है, एक नमकीन हो गया, और एक स्वाद और जोड़ लोगे, कड़वा हो गया। इसके अलावा कुछ और भी स्वाद आपको याद आ रहा है क्या? तो एक स्वाद और है, इसका नाम दिया गया है उमामी। उमामी का मतलब एक ऐसा स्वाद जिसके हम दीवाने हो जाते हैं। लाइक एज, जैसे कि आप चिप्स का पैकेट लेते हैं और जब तक आप पैकेट नहीं खोले हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 5 रुपये वाला चिप्स एक पैकेट उसमें से एक पत्ती निकाल के मुंह में डालते हैं, आपकी जो इच्छा होती है ना वो जाग जाती है। मतलब अब आप पूरा पैकेट खाओगे, हो सकता है 2-3 पैकेट और लाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो स्वाद होता है ना, ये इंजीनियर्ड स्वाद है, ये इंजीनियर्ड स्वाद है, ताकि आपके खाने की जो इच्छा है वो बढ़ाई जा सके। इसे बोलते हैं उमामी। तो मीट में भी उमामी स्वाद होता है। तो यही वजह होती है, बहुत सारे लोग जब उनका शरीर कमज़ोर पड़ता है तो दिमाग कहता है उमामी मतलब मीट खाओ। तो फिलहाल अब आपको मतलब शाकाहारी मीट भी मिलने वाला है, और एक रिसर्च किया गया है, लेट्यूज सलाद पत्ती जो होती है और तंबाकू के पौधे से हमें मिलेगा प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन मायोग्लोबिन। स्वाद का कारण यही मायोग्लोबिन होता है, जो कि अब हम शाकाहारी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, सलाद पत्ती, लेट्यूज और तंबाकू के पौधे के जीन में बदलाव कर दिया, और उसमें डाल क्या दिया, गाय और सूअर के मतलब जो उनका जीन है, मायोग्लोबिन जीन है, उनको पौधों के क्लोरोप्लास्ट में डाल दिया और जीनगन तकनीक का इस्तेमाल किया, और पौधों ने बनाना शुरू कर दिया मायोग्लोबिन प्रोटीन, और लोगों को मजा आना भी शुरू हो गया। ठीक है, खैर ये बहुत रेयर में है, अभी सामान्यतया आपको हमको नहीं मिलेगा, और मैं एक शाकाहारी व्यक्ति हूँ और कई पीढ़ियों से हूँ, सो मुझसे इसे कोई मतलब नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु की स्पेस टेक कंपनी एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने 7 अगस्त 2026 को एवरेस्ट नाम के एक बड़े रॉकेट इंजन का अनावरण किया। तो देखो ये जो रॉकेट इंजन है, एवरेस्ट रॉकेट इंजन किसने बनाया है? बेंगलुरु की एक स्पेस टेक कंपनी ने। नाम क्या है? एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज। कब बनाया? 7 अगस्त 2026 को। यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित 800 किलो न्यूटन फुल फ्लो स्टेक्ड कंबसन इंजन बनाया गया है। नाम इसका है एवरेस्ट। इतना याद रखेंगे आप। ओके, अब ये देखिए तस्वीर, ये कौन है? ये हैं एबेलाडा डेला एस्प्रिएला। नाम थोड़ा कठिन लगता है भाई साहब मुझे, आप लोगों को शायद याद हो जाए। एबेलार्डो डेला एस्प्रिएला, ठीक है, ये कौन है? एबेलार्डो डेला एस्प्रिएला। ये एस्प्रिएला याद रखो। तो ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, नई नई जो नियुक्तियां होती हैं ना, वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। कोलंबिया की राजधानी कहाँ पर है? तो बोगोटा है, और यहीं पर 2024 में कॉप 16, अभी जो कॉप बैठक होती है 2 बातों पर होती है, एक क्लाइमेट चेंज पर होती है, एक जैव विविधता पर होती है। तो जैव विविधता वाला जो क्रम है काफ़ी पीछे है, अभी तो कॉप 31 होने वाला है, और ये कॉप 16 हुआ था 2024 में। ये 2 साल में होता है, क्योंकि कॉप जो होता है क्लाइमेट चेंज वाला, ये हर साल होता है। ओके, एंड्रास बाका, ये नाम भी एंड्रास बाका, ये बन गए हैं हंगरी के राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये हैं एंड्रास बाका, हंगरी के राष्ट्रपति। ईओडी एक्सरसाइज 2026। ईओडी, ई फॉर एक्सप्लेसिव, ओ फॉर ऑर्डिनेंस, डी फॉर डिस्पोजल, ई फॉर एक्सरसाइज। तो ईओडी एक्सरसाइज 2026 का यह 8वां एडिशन है। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच हुआ, केरल में हुआ, केरल के कोच्चि में, 10 से 14 अगस्त तक। ठीक है, तो ईओडी एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में आयोजित होता है? तो भारत और अमेरिका। कहाँ पर हुआ? तो केरल के कोच्चि में। कब हुआ? अगस्त के महीने में। एडिशन कौन सा था? 8वां वाला था। ओके, नेक्स्ट है, परम प्रज्ञा हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों ये हुआ आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली का जो सोनीपत कैंपस है वहीं पर ये परम प्रज्ञा
आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये बहुत ही तेज गति से कैलकुलेशन करने वाला एक सुपर कंप्यूटर है, जिसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये पीएम मोदी जी हैं। और इसकी क्षमता 250 पेटाफ्लॉप है, ठीक है, पेटाफ्लॉप। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत होती है 2015 से, ठीक है। और एनएसएम, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को मुख्य रूप से दो संस्थान, ये मतलब पूरी जिम्मेदारी इन दो संस्थानों पर है। एक तो सीडैक पुणे वाला है, दूसरा है आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, ये बेंगलुरु में है। गुरुचरण दास, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। गुरुचरण दास ये प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, जिनको लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, गुरुचरण दास। इनकी कुछ किताबें हैं और मुझे एक पढ़नी है, कौन सी? द डिफ़िकल्टीज ऑफ बीइंग गुड, ये मुझे पढ़नी है। आप बताओ मुझे क्यों पढ़नी है? नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि अच्छे बने रहने में क्या जो कठिनाई है। खैर, देखो, गुरुचरण दास को ये जो अवार्ड है ना, ये 8 अगस्त 2026 को नेपाल के काठमांडू में आयोजित लिबर्टी इंटरनेशनल के 40वें विश्व सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। क्या नाम? गुरुचरण दास। कहाँ पर मिला इनाम? नेपाल में। किताबें कौन सी हैं? इंडिया अनबाउंड, द डिफ़िकल्टीज ऑफ बीइंग गुड, और एक है काम, द रिडल ऑफ डिजायर, एंड अनदर सॉर्ट ऑफ फ्रीडम। ओके, ये कुछ किताबें हैं। ये तस्वीर देखो, अब ये जो बिग देख के आप समझ गए होगे ना, ये न्यायाधीश लोग पहनते हैं, ठीक है। तो ये न्यायाधीश हैं, कहाँ? इनका नाम है आभा नायर पटेल, भारतीय मूल की हैं, लग भी रही हैं भारतीय, तो जगह पहचान में आ जाते हैं। खैर, हर देश वाले पहचान में आ जाते हैं, नेपाल के, चीन के, अमेरिका के, फिजिक चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। तो आभा नायर पटेल किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? जाम्बिया, ठीक है। जाम्बिया की राजधानी लुकासा है, करेंसी है जाम्बियन क्वाचा। लुकासा याद रखना, जाम्बिया को लुकासा। मैं तो जब रटता हूँ ना नाम, तो ऐसे ही रटता हूँ, जाम्बिया लुकासा, पूरा नाम ही ऐसे मान लो कि पूरा नाम जाम्बिया लुकासा है, ठीक है। तो लुकासा राजधानी याद हो जाता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है, इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव को रोकने के लिए एआई आधारित डिजिटल प्रहरी सिस्टम फार्म गार्ड किसने आरंभ किया है? तो दोस्तों, ये जो फार्म गार्ड है ना, पेड़ों पे लगाया जाता है, और ये इस प्रकार का एक यंत्र है, और ये बहुत बढ़िया काम करता है। क्या करता है ये ना, जैसे कि जो जानवर होते हैं, हाथी आ गया या कोई ऐसा जानवर आ गया जो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो ये तरह तरह की आवाज़ें निकालता है कि पहले तो वो भाग जाएं, नहीं भागे तो फिर ये जो संबंधित लोग होते हैं, जिनका नंबर इसमें फीड होता है ना, किसान हो गए या फिर जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनको ये मैसेज भेजता है कि भैया हाथी आ गए हैं। फोटो भी भेज देता है कि 2-4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, देख लो, और आके भैया अपना जो है इनको भगाओ, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया यंत्र है, मुझे लगता है कि इससे जो है काफ़ी राहत मिलेगी। नेक्स्ट है विश्व शेर दिवस। ये देखो, मैंने आपको बताया 9 अगस्त को क्या मनाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन शेर दिवस इंपॉर्टेंट है। तो शेरों की घटती आबादी और संरक्षण के लिए मनाते हैं 10 अगस्त को प्रतिवर्ष शेर दिवस। और 12 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। आपको ये भी पता है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, तो राष्ट्रीय होता है 12 जनवरी को। 12-12 कॉमन है। 12 जनवरी को क्या होता है? स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है। और 12 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की? थीम है ये, ठीक है, अलग अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं। और 12 अगस्त को एक महत्वपूर्ण दिवस और मनाते हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे, ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ कि एलिफेंट, हाथी, किस किस राज्य का राज्य पशु है? ठीक है, राज्य पुरुष नहीं, राज्य पशु। ओके, चलो। ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल, एक किताब आई है। ये आत्मकथा है रामनाथ कोविंद की, भारत के ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। और ये आप कवर पेज देखेंगे तो याद रहेगा आपको। तो ये भारत के 14वें राष्ट्रपति रहे, 2017 से लेकर 2022 तक। और इस किताब का विमोचन किया गया था किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा, नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 12 अगस्त को। ओके, 23वां इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026। आयोजन 26 जुलाई से शुरू हुआ था, 2 अगस्त तक चला था, रोमानिया की राजधानी बुडापेस्ट में। और कमाल की बात, भारतीय छात्रों ने इसमें 4 पदक जीत लिए। हालांकि स्वर्ण 1 था, 3 कांस्य था, लेकिन अच्छी उपलब्धि है, ठीक है। भारत में पहली बार ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल होने वाला है। ग्लोबल
साउथ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत में पहली बार होगा। कब? अगली साल 2027 में। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड ये हालांकि मार्च में दिए गए थे, लेकिन याद रहेगा तो बढ़िया है। देखो, अब मार्च में आएंगे 2027 में अगले ऑस्कर, उसके पहले तो यही काम करेगा हमारा। तो 15 मार्च 2026 को अमेरिका के हॉलीवुड स्थित डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में जो ऑस्कर अवार्ड है इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो संस्करण है ये 98वां था। 98वां क्या होता है भाई? 98th होता है, 98वां होता है। खैर, 98वां भी याद रखना आप लोग। बेस्ट फिल्म चुनी गई थी वन बैटल आफ्टर अनदर, अच्छी मूवी है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, और ये वन बैटल आफ्टर अनदर के डायरेक्टर हैं। सिनर्स मूवी के हीरो मिशेल बी जॉर्डन को बेस्ट एक्टर चुना गया। हैमनेट की हीरोइन जैसी बेकले को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया। ठीक है, तो ये याद रखना, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए मिलाने के लिए। उदार शक्ति युद्ध अभ्यास 2026, तो अभी मैंने आपको बताया था ना ईओडी अभ्यास, ईओडी ये भारत और यूएसए के बीच में हुआ था। अब आ गया है उदार शक्ति, तो भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। ये तीसरा संस्करण था और आयोजन जो है मलेशिया में किया गया था 10 से 14 अगस्त के बीच में। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेबनान ये पहला अरब देश बन गया है जिसने अपने यहाँ मौत की सजा को समाप्त कर दिया है। वहां पर अब आजीवन कारावास होगा, कठोर श्रम होगा, लेकिन फांसी नहीं होगी। हालांकि लेबनान में 2004 के बाद कोई फांसी दी भी नहीं गई है। हाँ, एक बात याद रखना कि भारत में आखिरी बार फांसी हुई थी 20 मार्च 2020 को। 20 मार्च 2020 को किसको हुई थी? वो जो निर्भया कांड वाले थे ना, सारे दरिंदे, उनको हुई थी। क्या नाम था? मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और विनय शर्मा। एक इसमें बच गया था, 5 थे ना उसमें, तो उन्हीं को आखिरी बार फांसी हुई। उसके बाद किसी को फांसी नहीं हुई है। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को कौन सा पक्षी दान में दिया है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर। दान में क्या दिया है? उपहार में दिया है। इसमें तो 4 नीले मोर हैं परंपरागत वाले, एक है सफेद पंखों वाला मोर, ये वाला मोर, ये भी दिया गया है। तो 5 मोर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर का आपका तीसरा पार्ट है अगस्त का, ये कंप्लीट हुआ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं इसे पेश करने का प्रयास करता हूँ। मेरा प्रयास कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। यही तरीका रहे या मैं बदल लूँ, या फिर केवल आपको मटेरियल दिया करूँ और बस पढ़ा दिया करूँ। अगर जो भी आपको पसंद हो ना आप बताया करना। तो फिलहाल मुझे लगता है कि क्लास में थोड़ी बहुत बातचीत और थोड़े बहुत हंसी का पुट रहे तो क्लास बेहतरीन रहती, सो मैं प्रयास करता हूँ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। पेड ग्रुप अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके हित में ही है, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।